हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम पॉलिटी क्लास 8 की देख रहे थे, आज उसका चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग लॉस के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि लॉस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि लॉस की ज़रूरत है? जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपकी एक यूनिफॉर्म है, एक कलर के जूते हैं, ठीक है, एक कलर के शूज़ हैं आपके, एक कलर के सॉक्स हैं, एक कलर की ड्रेस है, ठीक है। और फिर एक सुबह से शाम तक का, जब तक कि आपकी स्कूल होती है, तब तक ये चीज़ डिसाइडेड होती है कि एक्चुअली में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ होगी। मॉर्निंग की क्लास डिसाइड है, आफ्टर लंच की डिसाइड है, रिसेस कब होगा ये डिसाइडेड है, ठीक है, असेंबली कब होगी, असेंबली में क्या प्रेयर होगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सब पहले स्कूल पहुंचेंगे, उसके बाद डिस्कशन होगा और डिस्कशन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में आज होगा क्या। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, सारे लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग आइडियाज़ हैं, तो उसमें लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, वो क्या कहते हैं, डिस्कशन नहीं और एक तरह से डिबेट बन जाएगा, और कोई भी वो जो भी चीज़ जो स्कूल का एक ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी वजह से जो हमारे टीचर हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, एक स्पेसिफिक लॉ बना दिया है। ठीक है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया है कि बच्चों को इस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना है। हर एक क्लास जो है वो इस रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेगी, टीचर्स को इस रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड कर दी गई हैं। और आपके स्कूल में डिसाइड करने वाला कौन होता है? आपके स्कूल में डिसाइड करने वाला होता है प्रिंसिपल, ठीक है, या फिर ट्रस्टी हैं तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। मेनली जो रोल रहता है वो प्रिंसिपल का रहता है, ठीक है, और टीचर भी उसमें सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई भी लॉज जो होता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है, आपके स्कूल का डिसाइड होता है। इसी तरीके से पूरे देश में एक तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करने के लिए एक तरह की चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक है, अब किस तरीके से होती हैं वो सारी चीज़ें अपन समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जिससे समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली में रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में क्या बात करते हैं हम इंडिया में। एग्ज़ाम्पल दिया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेल्प हिज सन गो टू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन टू 10 year जेल सेंटेंस बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही कमिटेड। 10 घंटे की जेल होती है। ठीक है, सॉरी 10 घंटे नहीं, 10 years की जेल होती है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है ना, वो क्या करता है कि बच्चे को हाइड करने की कोशिश करता है कि उसको जेल ना हो, उसको जेल ना जाना पड़े। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसा करना सही होगा? क्या एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ये काम करना सही होगा? क्या जिसके पास, जैसे वो गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ होने के बाद क्या वो ऐसी चीज़ों से अपने आप को और अपने बच्चे को बचा लेता है? तो क्या ये सही है? आप मुझे सोच के बताइए। मेरे हिसाब से यदि मैं देखूं इस कंडीशन को, तो मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्या कहते हैं, लॉस सबके लिए है। ठीक है, यदि कोर्ट ने कोई क्या कहते हैं पनिशमेंट आपको दी है, तो आपने उतना बड़ा कोई ना कोई गलत काम किया है, तब आपको जाके वो हुआ है। ठीक है, और इसलिए आपको जेल हुई है। ठीक है, तो जेल होना हर इंसान के लिए, यदि आप कोई काम करते हो जिसके लिए 10 साल की जेल लिखी हुई है, तो आपको वो जेल मिलेगी, चाहे आप पुलिस ऑफिसर के बच्चे हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर के बच्चे हो, चाहे किसी के भी बच्चे हो। ठीक है, आपको डजंट मैटर, आपके पास पावर है, पैसा है, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ऐसे कई एग्जाम्पल इंडिया में देखने को मिले हैं जहाँ पे लोगों के पास पैसा था, पावर था, फिर भी वो जेल गए, लाइक लालू प्रसाद यादव। ठीक है, उनको जेल हुई, क्यों हुई? क्या कहते हैं, उनके भी कुछ फ्रॉड केसेस थे, और उन्होंने जो काम किया था वो ढंग से नहीं हुआ था, कोर्ट ने उन्हें फिर जेल
जेल की पनिशमेंट सुनाई थी तो उनको जेल हुआ था, उनके पास भी पैसा था, उनके पास भी पावर था, लेकिन फिर भी हुआ ना। ठीक है, इस तरीके से इंडिया में कई लोग हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इस ऊपर वाले जो इशू है उससे साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लॉ का वायलेशन है। ये तो कोई एक लॉ बना है कि आप कोई गलत काम करोगे उसके लिए 10 साल की सज़ा है, और वो 10 साल की सज़ा आप कम कराने की कोशिश करते हो और उससे बचने की कोशिश करते हो, तो आप लॉ को वायलेट कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद देयर फॉर द इंस्टीट्यूट सेवरल प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे रूल्स दिए हुए हैं जो एक लॉ बनाते हैं। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, एक जो लॉ बनाते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मतलब कि ये इस लॉ के चलते ही आजकल जो ये पॉलिटिकल पावर जिनके पास है, जिनके पास पैसा है, उनके बच्चे भी ये गलत काम करते हैं। रिसेंट का केस है अरहान खान वाला। ठीक है, उन्होंने किया था नहीं किया था डजंट मैटर, लेकिन वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, शाहरुख खान के बेटे थे, शाहरुख खान के पास पैसा है, पावर भी है, सब कुछ होने के बावजूद वो अपने बच्चे को जल्द से जल्द जेल से नहीं निकाल पाए थे। उनको एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ी थी, तभी उस प्रोसीजर के थ्रू ही वो अपने बच्चे को निकाल पाए थे। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी पर्सन हो, चाहे वो सेलिब्रिटी का हो, चाहे पॉलिटिशियन का हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर का बच्चा हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी रिलीजन को हो, कोई भी कास्ट का हो, गोरा हो, काला हो, डजंट मैटर, अमीर हो, गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सब लॉ के सामने क्या है, इक्वल हैं, एक इंडियन सिटीज़न है। इंडिया लॉ को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी पावर है, आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, किस कास्ट को बिलोंग, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप लॉ के सामने अकेले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है। और दूसरी चीज़ ये देखिए, लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। जो मैं चीज़ आपको समझा रही थी कि लॉ कभी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि आप कौन से रिलीजन से हैं, आप क्या कहते हैं रिच हैं कि पुअर हैं, आपके पास पॉलिटिकल पावर है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप काले हैं गोरे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स। ठीक है, लॉ का मतलब क्या होता है, आपके हिसाब से लॉ का मतलब क्या होता है? ऑल लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, नो वन कैन बी अबव द लॉ। ठीक है, सारे सिटीज़न जितने भी इंडियन सिटीज़न हैं लॉ के सामने इक्वल हैं, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। ठीक है, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन। इवन वही चीज़ें बोली गई हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, इन एंशियंट इंडिया देयर इज़ ए इन्यूमरल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल्स लॉ। ठीक है, जब एंशियंट इंडिया में कि बहुत सारे लॉज होते थे और वो सारे लॉज ना ओवरलैप करते थे लोकल लॉज से। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंजॉय डिफरेंट डिग्री ऑफ ए ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉज एमंग देयर ओन केस। देखो, जब एंशियंट इंडिया में क्या होता था कि राजा होता था, ठीक है, बोले तो किंग होता था। ठीक है, किंग के नीचे जो होते थे वो एक मंत्रिमंडल होता था। ठीक है, मंत्रिमंडल मतलब नोबल्स होते थे। इन नोबल्स को ना बहुत सारी छूट होती थी। ठीक है, इनको ऐसे कुछ लॉज होते थे जो इन पे नहीं लगते थे। लाइक सबसे बड़ा जो लॉ होता था वो होता था टैक्स का। ठीक है, पुराने ज़माने में सबसे बड़ा लॉ जो होता था वो टैक्स का होता था, और टैक्स जो है आप जो है वो इनको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। ठीक है, टैक्स जो है वो आप इनको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं।
यहाँ तक बात आपको समझ में आई? यहाँ क्या होता था पुराने ज़माने में कि किंग होते थे, किंग के पीछे नॉबल्स होते थे, तो यहाँ पे जो टैक्स पे करना था राजा की जितनी भी प्रजा होती थी, मतलब जो भी पीपल होते थे उस टेरिटरी के, तो उनको उनमें उन सबको टैक्स लगता था। लेकिन ये जो नॉबल्स होते थे ना, उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलता था। साथ में एक टैक्स एग्जम्पशन आपने पढ़ा होगा, ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण्स, ठीक है। ब्राह्मण्स में क्या होता था कि इन लोगों को ना टैक्स नहीं पे करना होता था। कुछ ऐसे टैक्स होते थे जिन टैक्स से ब्राह्मण्स को एग्जम्पशन मिलता था, ठीक। सेम इसी तरीके से मुस्लिम को एक अलग सा टैक्स पे करना पड़ता था जिसका नाम था जजिया, ठीक है, जजिया टैक्स, ठीक है। इस तरीके के टैक्स जो हैं वो उनको पे करने पड़ते थे, ठीक है, ऐसा होता था। तो पुराने ज़माने में आपने देखा ना कि कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग था कि ब्राह्मण्स को टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है, नोबल्स को टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। टैक्स एक तरह का लॉ ही है कि आपकी जितनी इनकम है उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से जब ब्रिटिश इंडिया आई तो ब्रिटिश इंडिया में भी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। यदि वो कोई गलत काम करते थे तो उनको क्या कहते हैं, एग्जम्पशंस मिल जाती थी। वो किसी को गोली मारते थे तो वो चीज़ नॉर्मल था, लेकिन वहीं पे इंडियन सिटीज़न किसी को गोली मार दे तो वो बहुत बड़े कानून उस पर लग जाते थे। तो इस तरीके का पुराने ज़माने में होता था, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग थी। जब हमारे नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग है तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा, सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्यों ना हो, उनके लिए भी लॉ सेम ही है और हमारे लिए भी लॉ सेम ही है, ठीक है। In some cases, punishment that a two person received for the same crime varied depending on their caste background, with the lower caste being more harshly penalized, and the slowly began to the change. This system of a law began to further evolve during the colonial period. होता क्या था, जब पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम में क्या होता था कि अपर कास्ट वाला, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्राह्मण्स को टैक्स में एग्जम्पशंस मिलते थे, इसी तरीके से जो हमारे ये लोग थे, क्या कहते हैं, जो अपर कास्ट होती थी, ये वो कोई गलती करते थे तो वो चलता था, लेकिन वहीं पे लोअर कास्ट कोई गलती करता था तो वो चीज़ नहीं चलता था। इवन इस तरीके के भी लॉ थे कि पब्लिक प्लेस में जो वेल है ना, तो उस वेल को, वेल बोले तो कुआं, उस वेल को जो लोअर कास्ट है ना वो टच नहीं कर सकती, और वो ये टच कर देती थी तो उसको पनिशमेंट मिलता था। तो इस तरीके की कुछ अतरंगी क्या कहते हैं लॉज थे उस टाइम पे, और उन लॉज को फॉलो करते थे लोग, ठीक है। और एग्जम्पशंस मिलता था जो अपर कास्ट में थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चीज़ इवॉल्व होने लगी, ठीक है। It is a belief that the British colonization who introduced the rule of law in India. Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include: first, the colonial law was arbitrary, and second, that Indian nationalists played a prominent role in the development of a legal spheres in British India. अब देखो, ये सारे डिस्प्यूट्स थे, हमने चीज़ें समझी कि लॉ के सामने सारी चीज़ें इक्वल नहीं थी। तो हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि ये जो रूल ऑफ लॉ है ना, जिसके सामने सबको इक्वल रखा गया है, ये सबसे पहले ब्रिटिश कॉलोनाइज जब हुआ था तब लेकर आए थे। तो इसमें क्या हुआ था कि कॉलोनियल लॉ जो था वो आर्बिट्री था। दूसरा पॉइंट ये था कि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो प्ले करते थे प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए लीगल स्फेयर। लीगल स्फेयर में ये डेवलप करते थे। लीगल स्फेयर कैसे? कोर्ट एस्टेब्लिश करना, जो कि क्या कहते हैं लॉ बताएगी, एक लिखित रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आना, इस तरीके से। एग्जाम्पल, आर्बिट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन continue to exist as a part of a British law is a Sedition Act 1817। एक एक्ट बनाया गया सेडिशन एक्ट 1870। इसका आइडिया क्या था सेडिशन का? was broadly understood with this act any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial। ये जो एक्ट था सेडिशन एक्ट, इस सेडिशन एक्ट में क्या करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट कि यदि
आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, आपको ट्रायल का भी मौका नहीं है। ट्रायल का मतलब ये होता है कि कोर्ट के सामने पेश होने का मौका देना 24 घंटे के अंदर। तो वो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के सामने भी पेश होने का मौका नहीं देती है, डायरेक्ट आपको अंदर कर देती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए इंडिया में आप मोदी जी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, या फिर आप क्या कहते हैं किसी क्या कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में गलत बोल रहे हैं, इंडिया के बारे में गलत बोल रहे हैं। आप खड़े होकर ये बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है और पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा अच्छी है, इंडियन आर्मी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके के स्टेट्समेंट में आपको जेल में तुरंत डाला जा सकता है। आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप कोर्ट में जाकर और अपने स्टेटमेंट को आप मैनिपुलेट कर सको या फिर उसको सही कर सको। आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, उसके बाद आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप इंडिया देश के बारे में कुछ भी बोलें तो बहुत सोच समझ कर ही बोलें। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनलिस्ट बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द आर्बिट्री यूज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी और वांटेड टू चेंज आइडिया। अब देखो इस तरीके का आइडिया बना दिया है कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में एक शब्द निकाला ना तो आपको जेल के अंदर डाल देंगे। अब इस तरीके में ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी लॉ लेकर आती थी, वो बोलती थी कि क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो हायर पोस्ट हैं उसमें इंडियन नहीं बैठ सकता था, या फिर आप दो लोगों से ज़्यादा ये एक जगह मिल में गए तो आपको वहीं पे गोली मार दी जाएगी। तो वो कुछ भी लॉ लेकर आते थे, तो उसके खिलाफ जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे ना, उन्होंने लड़ाई की कि ऐसा थोड़ी ना होता, आप इस तरीके का नहीं रख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता कैसे चलेगा कि इंडिया के लिए जो उन्होंने लॉ बनाया है वो सही है या नहीं है। तो इनके लिए उन्होंने फ़ाइट की और फिर उसके बाद उन्होंने इक्वालिटी वाला आइडिया लेकर आया और उससे चीज़ें चेंज कराने की कोशिश की। ठीक है, of the law set of a rules forced to obey and to law the including the idea of a justice। और फिर उनको फोर्स कराया कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फोर्स कराती थी उसको ऑबे करो। ठीक है, और लॉ इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस जो है वो इस तरीके से पनपा। बाय द एंड ऑफ द 19th century इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगन इमर्जिंग डिमांड रिस्पेक्ट इन ए कॉलोनियल कोड। दे बिगन टू यूज लॉ to defend the legal right of Indians, and Indian judge also began to play a greater role in making decision। फिर बाद में ये आफ्टर 19th century में ये आइडिया इमर्ज होने लग गया, आइडिया ऑफ जस्टिस का, जिसमें इंडियन लीगल प्रोफेशंस जो हैं, जो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, आप देखोगे कि जितने भी नेशनलिस्ट थे ना वो सब के सब एडवोकेट थे, ब्यूरोक्रेट थे। ठीक है, सॉरी ब्यूरोक्रेट नहीं, एडवोकेट थे। ठीक है, तो आप लॉयर थे। आप देखोगे कि जितने भी नेशनल मूवमेंट परफॉर्म कर रहे थे ना वो सब के सब लॉयर थे। यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडिया। ठीक है, लीगल राइट ऑफ इंडिया जो था क्या कहते हैं लॉ को डिफेंड किया जा रहा था। इंडियन जज ऑल्सो बिगन टू प्ले अ ग्रेट रोल इन मेकिंग डिसीजन। ठीक है, जो इंडिया के जज थे, इंडियन जजेस थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे कोई भी डिसीजन को बनाने के लिए। देयर वर ए सेवरल वे इन विच इंडियन प्लेड अ मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, इंडियन जो थे वो बहुत अच्छा प्ले करते थे रोल इन द एवोल्यूशन, किस चीज़ का, एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड में विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द क्या कहते हैं सर्व्ड as the foundation on which their representative began the law for country। Every year our representative pass several new law as well as amend the existing one। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो बहुत सारे लॉ बनाए गए और उसको रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, अब जो हर साल जो है वो एक नया लॉ बनाया जाता था और अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ से एक नया लॉ बनाया जाता है। और देखो
ऐसा तो नहीं है ना कि 1950s में जो सोसाइटी थी हमारे इंडिया में सेम सोसाइटी अभी भी हो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 1950 में क्या सोशल मीडिया था? नहीं था। तो क्या उस वक्त जो लॉ है वो सोशल मीडिया के लिए सेम रखा जा सकता है? नहीं। उस वक्त जो लॉ था उसको हम सोशल मीडिया के लॉ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें अलग लॉज बनाने पड़ेंगे। तो ये जो हमारी पार्लियामेंट होती है ना, वो हर साल एक नया लॉ लेकर आती है और जो सोसाइटी की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो लॉ बनाती है। अभी रिसेंट में आपने एक लॉ के बारे में सुना होगा, फार्मर्स लॉ। ठीक है, देखो पहले के जो फार्मर्स होते थे वो बहुत डिफरेंट होते थे, वो सस्टेनेबल